रजब तैयब अर्दोगान कहने को तो ये सिर्फ एक तुर्किश पॉलिटिशियन है जो कि तुर्की की पॉलिटिक्स में अपनी अलग ही एक पहचान बनाकर रखे हैं। साल 2002 से अब तक लगातार अर्दोगान तुर्की की सत्ता में बने हुए हैं। कोई और पॉलिटिशियन इनके सामने टिक ही नहीं पाया। लेकिन अर्दोगान जितने पॉपुलर तुर्की में है उससे कहीं ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी अदर इस्लामिक कंट्री या फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच है। कुछ लोग इन्हें वर्ल्ड मुस्लिम लीडर की तरह देखते हैं तो वहीं कुछ लोग मर्द मुजाहिद या फिर अपना रहनुमा मानते हैं। रहनुमा उसे बोलते हैं जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है, गाइड करता है और कौम की एक उम्मीद होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि रजब तैयब अर्दोगान ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें अपना हीरो मानते हैं। साथ ही तैयब अर्दोगान के पास ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से वो पिछले 21 सालों से सत्ता में लगातार बने हुए हैं। आइए दोस्तों हर उस चैप्टर को जानते हैं जिसकी वजह से तैयब रजब अर्दोगान पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर हैं। दुनिया जहान में इस हफ्ते क्या तुर्की का ये राष्ट्रपति चुनाव उसके भविष्य की दिशा तय करेगा? रजब तैयब अर्दोगान एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो रहने वाले तो तुर्की के हैं लेकिन इनके चाहने वाले पूरी दुनिया भर में पड़े हैं। इनकी स्टोरी इतनी मजेदार है जिसे जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हो कि अर्दोगान की पॉपुलैरिटी का राज क्या है। 26 फरवरी 1954 ये वो दिन था जिस दिन तैयब अर्दोगान पैदा हुए थे। इनके फादर अहमद अर्दोगान और इनकी मदर तेंजिले अर्दोगान। फादर इनके तुर्किश कोस्ट गार्ड के एक मामूली से कैप्टन थे। अर्दोगान की एजुकेशन 1965 में प्राइमरी स्कूल और 1973 में रिलीजियस वोकेशनल हाई स्कूल इमाम हतीब से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इमाम हतीब एक इस्लामिक स्कूल था जिसकी वजह से उसका 1/4 सिलेबस इस्लामिक बेस्ड था। इनके सिलेबस के अंदर कुरान, लाइफ ऑफ प्रॉफिट और अरेबिक लैंग्वेज जैसे चैप्टर्स मौजूद थे। 1973 में इस्तांबुल फुटबॉल क्लब के लिए अर्दोगान फुटबॉल खेला करते थे और इसी टाइम उनके फादर अर्दोगान को एक हफ्ते की पॉकेट मनी $1 से भी कम 2.5 लिरा देते थे और इसी पैसे से अर्दोगान पोस्ट कार्ड खरीद कर रोड के किनारे बेच दिया करते थे। रोड के किनारे जब ट्रैफिक जाम हो जाता था तो उस बीच पानी की बोतल बेचा करते थे और तिल की बनी हुई रोटी जिसे तुर्की में सीमित कहा जाता है वो बेचा करते थे। यानी कि कुल मिलाकर अर्दोगान की इनिशियल लाइफ उतनी बेहतर नहीं थी। अब जबकि अर्दोगान इमाम हातिब के इस्लामिक सिलेबस को स्टडी कर रहे थे इस वजह से वो कुरान को बहुत अच्छे से समझते थे और समझाते भी थे, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड सर्कल में सभी दोस्त उन्हें हुक्का यानी कि टीचर कहते थे और बाद में अर्दोगान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी पूरी कर लेते हैं। ये अर्दोगान की लाइफ का वो चैप्टर था जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन उनकी लाइफ में अब एक टर्नओवर आता है और शुरू होता है उनका पॉलिटिकल करियर। 1976 ये वो टाइम था जब तुर्की कम्युनिस्ट मूवमेंट जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, जिसे काउंटर करने के लिए एक स्टूडेंट यूनियन था जिसे नेशनल तुर्किश स्टूडेंट यूनियन कहा जाता था। तैयब अर्दोगान इसे ज्वाइन करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी एक पॉलिटिकल करियर की। इसी साल 1976 इस्लामिक नेशनल सैल्वेशन पार्टी NSP का हेड बना दिया गया और फिर बाद में उन्हें प्रमोट करके इस्लामिक यूथ ब्रांच का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 1980 तक वो इसी पोस्ट पर रहे, लेकिन इसी साल तुर्की के अंदर मिलिट्री को होता है और तुर्किश मिलिट्री तुर्की पर अपना कब्जा जमा लेती है। अब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं रही तो राजनीति किस काम की। इसी वजह से अर्दोगान इस सारी चीज को छोड़ छाड़ कर प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब करने लगते हैं। लेकिन 1983 में वो वापस से कमबैक करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर और 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें उन्हें 31,247 वोट मिले जो कि उनकी लाइफ का पहला इलेक्शन था और वो हार जाते हैं। 1989 में वो फिर से इलेक्शन लड़ते हैं और इस बार उन्हें मिलते हैं 21,706 वोट, लेकिन किस्मत इस बार भी उनका साथ नहीं देती और वो ये वाला भी इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन इस बार वो ऑलमोस्ट 23% वोट शेयर के साथ सेकंड पोजीशन पर आते हैं। फिर अगेन 1991 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में वापस से पार्टिसिपेट करते हैं और 20% वोट शेयर के साथ ये वाला भी इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन 1991 की ये हार उनकी जिंदगी की आखिरी इलेक्शन डिफीट थी। 1994 में वो वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 9,73,704 वोटों के साथ अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन जीतते हैं और मेयर रहते उन्होंने जो जो काम किए उसकी वजह से तुर्की के अंदर वो नायक के अनिल कपूर बन जाते हैं। इस्तांबुल में शॉर्टेज ऑफ वाटर, पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पानी की पाइप लगवा दी, मॉडर्न रिसाइकलिंग सिस्टम से कचरे की प्रॉब्लम को खत्म किया, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किए,
पब्लिक बसों को एनवायरमेंट फ्रेंडली बसों से रिप्लेस किए, 50 से ज्यादा ब्रिज बनवाए और साथ ही रोड बनवाकर ट्रैफिक जैम जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। यहाँ तक कि अर्दगान जब इस्तांबुल के मेयर बने तो उस टाइम इस्तांबुल के ऊपर $2 बिलियन का कर्ज था। अर्दगान ने इसे भी खत्म कर दिया और साथ ही इस्तांबुल के अंदर $4 बिलियन का इन्वेस्ट कर दिया। इस्तांबुल के अंदर पब्लिक के लिए जगह जगह पर सिटी मॉल खोल दिए गए। मतलब आप यूं कह सकते हो कि अर्दगान मेयर रहते वो सारे काम किए जो एक पॉलिटिशियन को करना चाहिए। अर्दगान काम करते हैं और पब्लिक के दिलों में जगह बनाते हैं, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब आता है 1997, एक पोयम जिसकी लाइन थी, मस्जिद हमारी संगीन है और गुम्बद हमारा हेलमेट है। इस पोयम की वजह से रिलीजियस वायलेंस को बढ़ावा देने का आरोप लगता है और उन्हें 10 महीने की जेल की सजा हो जाती है। मेयर पोस्ट को छोड़ना पड़ता है और फ्यूचर में किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा दिया जाता है। हालांकि बाद में उनकी सजा कम करके 4 महीने कर दी जाती है। अर्दगान की लाइफ कुछ ऐसी ही चलती रही, लेकिन अब उनके पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा टर्नओवर आता है। तैयब अर्दगान और अब्दुल्ला गुल के लीडरशिप में एक नई पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की एक AKP बनाई जाती है। फिर उस पोयम की वजह से बाकी अदर पॉलिटिशियन तैयब को टोट मारते थे कि तुर्की कभी भी इस्लामिक बेसिस पर AKP के साथ नहीं आएगा और ये पार्टी फेल हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अर्दगान ने मेयर रहते वो काम किए थे जिसे भुला पाना इतना आसान नहीं था। जहां बाकी अदर पॉलिटिशियन पब्लिक नीड्स को इग्नोर करते थे, वहीं अर्दगान ने पब्लिक को बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी, जिसका असर ये हुआ कि साल 2002 के इलेक्शन में एक नई नवेली पार्टी AKP 34% वोट हासिल कर लेती है। जिसका असर ये हुआ कि साल 2002 के इलेक्शन में एक नई नवेली पार्टी AKP 34% वोट हासिल करके तुर्की के सत्ता में आ जाती है। हालांकि तैयब अर्दगान पर पॉलिटिकल बैन चल रहा था, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो उन्होंने अपनी जगह अब्दुल्ला गुल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब्दुल्ला गुल अर्दगान के ऊपर से वो पॉलिटिकल बैन हटा देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। साल 2003 में सड़कों पर पानी की बोतलें और तिल की रोटी बेचने वाला तैयब अर्दगान तुर्की के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और यहाँ से एक नए तुर्किश एरा की शुरुआत होती है। जो अब्दुल्ला गुल अपनी जगह अर्दगान को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उन्हीं अब्दुल्ला गुल को बाद में तुर्किश प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिसके बाद उनकी पार्टी लगातार इलेक्शन पर इलेक्शन जीतती गई और तैयब अर्दगान 2003 से 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे और 2014 से लेकर अब तक तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। इस बीच उन्होंने तुर्की के अंदर जो काम किए उस वजह से वो फेमस हुए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये पूरे वर्ल्ड में एक मुस्लिम लीडर के रूप में फेमस हो गए। अब अर्दगान पूरी तरह से सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक तुर्की में नहीं हो पाया था, जैसे कि कुर्दिश इशू। तुर्की के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसे कुर्द कहा जाता है। इनकी आबादी नॉन तुर्की में सबसे ज्यादा है, जिसे तुर्की कुर्दिस्तान कहा जाता है। साल 1978 में कुर्दिस्तान स्टूडेंट लीडर अब्दुल्ला ओकेन ने एक पार्टी बनाई, कुर्दिस्तान वर्कर्स लीडर PKK, जो अपनी राइट्स के लिए डिमांड करती, इक्वालिटी की बातें करती, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर दी, जिसकी वजह से इसके बाद कुर्दिस्तान वर्कर्स लीडर पार्टी को एक रेबल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्किश आर्मी और कुर्द रेबल के बीच मारकाट चलता, किडनैपिंग होती, टेररिस्ट अटैक होता, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अर्दगान के आने के बाद 23 नवंबर 2011 को कुर्द कम्युनिटी से पॉलिटिकल माफी मांगी गई और फिर इसके बाद तुर्किश गवर्नमेंट और कुर्द कम्युनिटी के बीच एक पीसफुल शुरुआत हुई। अर्दगान ने तुर्की की एक बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया। नंबर 2, तुर्किश इकोनॉमी। अर्दगान जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक माइक्रो इकोनॉमी पॉलिसी लागू करी। फॉरेन इन्वेस्टर को तुर्की की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने तुर्की के अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को खत्म कर दिया। साल 2002 से 2012 तक तुर्की की GDP 43% से बढ़कर 64% हो गई। अर्दगान जब सत्ता में आए तो उस टाइम $2.3 बिलियन का कर्ज था, जो कि 2012 में कम होकर $0.9 बिलियन तक आ गया। अब यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हो कि जब अर्दगान मेयर बने थे तो उस टाइम भी $2 बिलियन का कर्ज था, जो कि उन्होंने खत्म कर दिया। और जब वो अब पूरी तरीके से सत्ता में आ गए तो पूरे देश का कर्ज भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। तीसरा है एजुकेशन। तुर्किश एजुकेशन सेक्टर आने वाले समय में भी अर्दगान की वजह से ही जाना जाएगा। साल 2002 में जो एजुकेशन सेक्टर 7.5 बिलियन लिरा का हुआ करता था, वो साल 2011 तक बढ़ाकर $34 बिलियन कर दिया गया।
तुर्की के सभी सेक्टर बजट के सामने एजुकेशन सेक्टर का बजट सबसे ज्यादा था। 2004 में बुक्स को फ्री कर दिया गया और 2005 में उन स्टूडेंट्स को माफ कर दिया गया जिन्हें किसी न किसी वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अर्दगान के प्राइम मिनिस्टर रहते तुर्की के अंदर यूनिवर्सिटी की संख्या डबल हो गई थी। जहां 2002 में सिर्फ 98 यूनिवर्सिटी थी, वही बढ़कर 2012 में 186 हो गई। और इसी तरीके से तैयब रजब अर्दगान अलग अलग सेक्टर को समझते रहे और उस पर काम करते रहे, जनता के लिए नई नई चीजें लाए, उनके लिए डेवलपमेंट का काम किया और देश का जो कर्ज था उसको भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। वैसे तो इन्होंने और भी काम किए जिसको अगर बताने बैठेंगे तो एक और डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन यही सब एक मेन रीजन है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में तैयब रजब अर्दगान एक मुस्लिम लीडर के रूप में फेमस हैं। वेल दोस्तों, आपको तैयब रजब अर्दगान की हिस्ट्री कैसी लगी? इनकी बायोग्राफी में और भी सारी चीजें हैं जिसको हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट आज के लिए इतना ही। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।